अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 76 CFTV मेजर गौरव आर्या। बाकी टाइटल हिंदी में लिखो। बिल्कुल जी, हिंदी में लिखा होता, हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता और किसी भाई को बोलेंगे कि ट्रांसलेट कर दे। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त मोटरवेज बने हैं, ज़बरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठंडन गोपाल। कुछ नहीं, पाकिस्तान गलत सांस ले ले। चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले फिर देखिए चीन क्या करता है। मुल्क कहने वाला कि आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर वेपन्स मुल्क, उसने तहरीक तालिबान। मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहां से आ गया बीच में? ये आपस में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, जिसका मैं विश्लेषण करूंगा, यहां पे एनालिसिस करूंगा, तजिया करूंगा उसका, और मैं आपके सामने कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट नुक्ता नजर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले G7 की जो मीटिंग है, आपको पता ही है G7 की मीटिंग चल रही है और G7 की मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, यानी कि एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसका पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसका भट्टा बैठ चुका है अभी, विच इज ऑलमोस्ट टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। अब चाइना उसको दोबारा रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है वो फिर हाथ पैर मार रहा है उसमें। लेकिन बहरहाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया। पाकिस्तान के अगर आप कुछ मोटरवेज देखें, आपको ये दिखेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी के मोटरवेज हैं, लेकिन मोटरवेज के हालात जितने अच्छे हैं, मुल्क के हालात उतने ही बदतर हैं। राइट? हियर इज अ कंट्री which has great motorways। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठंडन गोपाल। कुछ नहीं है उनके पास। 1-1 अरब डॉलर के लिए यह मुल्क तरले करता है, भीख मांग रहा है 1-1 अरब के लिए। यार IMF कुछ दे दो, सऊदी अरब कुछ दे दो, फलाना ये दे दो, ढिमका। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि साहब रोडें बन जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। पाकिस्तान का अपना कुछ था मामला, दिमाग में कुछ ना कुछ फिल्म चल रही होगी पाकिस्तान की, वो फिल्म हो गई फ्लॉप। चाइना ने सब कुछ घेर लिया, कहानी खत्म। अब G7 कंट्रीज क्या कह रही हैं भाई? G7 कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम एक 200 अरब डॉलर का एक कॉर्पस बनाएंगे, 200 अरब डॉलर का, और हम चाइना की काट बना रहे हैं यहां पे। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना कुछ मुल्कों को टारगेट करता है, कुछ मुल्कों को। ये मुल्क कैसे होते हैं जिनको चाइना टारगेट करता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो वो मुल्क छोटा हो, चाइना कभी बड़े मुल्क को टारगेट नहीं करता, वो मुल्क छोटा हो। उस मुल्क का जो एलीट है, जो अशराफिया है, जो उसकी टॉप क्रीम है, जो उसके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, ये हाईली करप्ट हो। पहली चीज, छोटा मुल्क हो। दूसरी चीज, एक करप्ट एलीट हो, भ्रष्ट एलीट हो। तीसरी चीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, राजनीतिक तौर पे अस्थिर हो। चौथी चीज, पैसे की भूख कि और पैसा और पैसा और पैसा। ये ऐसी कंट्रीज को, ऐसे देशों को, मुल्कों को आइडेंटिफाई करता है चाइना और वहां पे पैसे डालता है। अच्छा, जब मैंने बताया आपको कि पैसे की भूख हो और भ्रष्ट वहां का अशराफिया हो, एलीट हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, आपके दिमाग में पाकिस्तान की पिक्चर आ रही होगी। और ये सच भी है।
पर यही काम श्रीलंका के साथ भी करा, यही काम नेपाल के साथ करने की कोशिश करी, यही चीज उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में करने की कोशिश करी। उसका कारण क्या है दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं कि G7 ने इतने अरब डॉलर डालने का ऐलान करा है, कॉर्पस बनाने का ऐलान करा है, उसके पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि चाइना ये पैसे लगाता क्यों है। जब चाइना लगातार दर लगातार पाकिस्तान को पैसे दिए चला जा रहा है, अभी अभी $2.5 अरब दिए हैं 2-4 दिन पहले, आपको क्या लगता है चाइना को क्या यह बात नहीं पता है कि पाकिस्तान वो पैसे कभी नहीं लौटाएगा? ना पाकिस्तान की ऐसी मंशा है कि वो लौटाए, पाकिस्तान के पास अगर होंगे भी नहीं फिर भी नहीं लौटाएगा। लेकिन चाइना को पक्का पता है कि ना श्रीलंका हमारे पैसे लौटा सकता है, ना पाकिस्तान हमारे पैसे लौटा सकता है, फिर भी चाइना पैसे पर पैसे दिया जा रहा है। अभी तक कितने अरब डॉलर चाइना दे चुका है पाकिस्तान को किसी को नहीं पता। ये कर क्यों रहा है चाइना? ये कर इसलिए रहा है क्योंकि चाइना वो पैसे वापस चाहता ही नहीं है। चाइना को नहीं चाहिए वो $2.5 अरब या 20, 25, 30 अरब डॉलर जितने भी चाइना ने आज तक दिए, उसको नहीं चाहिए, उसको एक पैसा वापस नहीं चाहिए। चाइना को चाहिए पूरा पाकिस्तान। और ये जो पैसे पाकिस्तान को दे रहा है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान की, उसको खरीदने के लिए दे रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, गेम जियो पॉलिटिकल है, ये गेम जियो स्ट्रेटेजिक है, ये गेम इकोनॉमिक है ही नहीं। और ये चाइना लगातार ये करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगह पे। जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे साउंड होगा, जिसकी पॉलिटिकल क्लास स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, जिसके पॉलिटिकल क्लास ऊपर, जहां पे करप्शन इतना नहीं होगा। करप्शन तो अमेरिका में भी है, हर जगह है दुनिया में, लेकिन यूरोप में भी पाया जाता है काफी करप्शन, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल क्लास उतनी करप्ट नहीं होगी, कम होगी, और लोग एकजुट होकर, ज्यादातर लोग एकजुट होकर चलेंगे, चाइना कभी उस मुल्क को छेड़ेगा नहीं। जैसे कि इंडिया के साथ उड़ी उड़ी बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कि यार आप भी सीपैक में शामिल हो जाओ, ये सब फलाना ढिमका, लेकिन चाइना प्रेशर डालेगा गलवान में, चाइना प्रेशर डालेगा डोकलाम में। या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बहरहाल जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव था जो बाइडेन का। वो जो इनिशिएटिव था जो बाइडेन का, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लोग $200 अरब इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये छोटे मुल्कों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो यार, चाइना जब तुम्हें लोन देता है, चाइना जब तुम्हें पैसे देता है, तो चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। सही है, चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल देता है। चाइना तुम्हारे एयरपोर्ट हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे सी पोर्ट्स हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे मोटरवेज हथिया लेता है, चाइना तुम्हारी पूरी जमीन हथिया लेता है और तुम्हारा दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये G7 कंट्रीज का कहना है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत भी शामिल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या, G7 मैं इसलिए कह रहा हूं कि G7 अभी एक्सपैंड हो रहा है, G7 एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें फ्यूचर में भारत का भी रोल होगा, इसलिए मैंने भारत का नाम लिया। भारत G7 का हिस्सा आज की तारीख में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भारत का रोल होगा G7 में। हो सकता है G8 बन जाए, भारत को अकोमोडेट करें, या भारत उसका मेंबर बने, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों स्टोरी ये है ना कि अब ये जो G7 कंट्रीज जब किसी दूसरे मुल्क को लोन देंगी, ये सॉफ्ट तरीके से लोन देंगी। ये कंट्रीज को ये नहीं बोला जाएगा कि अगर तुमने ये पैसा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हारा घर गिरवी कर लेंगे या तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी कर लेंगे। नहीं, हां, ये पैसा वापस जरूर चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई भंडारे की पूड़ी नहीं बढ़ रही, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट तरीके से करा जाएगा। तो जिन मुल्कों को पैसे की जरूरत है वो अट्रैक्ट होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जिन देशों को पैसे की जरूरत चाहिए, जैसे अफ्रीका में चाइना का, अफ्रीका में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है, जहां पे चाइनीज नहीं बैठे हुए, माइनिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाइना ने पूरा अपना वर्चस्व किस्म का कायम कर रखा है अफ्रीका के ऊपर। ऐसे मुल्कों को, किसी को 1-2 बिलियन दिए, किसी को 5 बिलियन दिए, किसी को $500 मिलियन दे दिए, जिसकी जैसी जरूरत हुई, और उनको वापस चाइना से अपने घेरे में लाने की कोशिश है ये। तो एक तो ये प्लान चल रहा है सब। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पे, और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका, जो भी चाइना कर रहा है।
लेकिन आज की तारीख में जो श्रीलंका जल रहा है ना दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है उसका एलिट करप्ट है, राजपक्षा फैमिली करप्ट है, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो सब ठीक है, जायज है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसके बीज रखे चाइना ने। चाइना ही कलेश की जड़ है, और चाइना हर जगह कलेश की जड़ है। ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा कोई। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना अभी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां के एलिट करप्ट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने भी काफी कुछ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा चाइना को। भाई आप कैसे बोलेंगे, आपने इतने पैसे पकड़ लिए उससे, और चाइना जो है वो अमेरिका तो है नहीं। अमेरिका से आपने 35 से लेकर 38 अरब डॉलर लिए, और आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, ठीक है, आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है। पाकिस्तान सब कुछ करता है, और अमेरिका ने इतने पैसे दे रखे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अमेरिका को गाली दे सकता है। चीन को एक बार पाकिस्तान गलत सांस ले ले, चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले, फिर देखिए चीन क्या करता है, उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का, उम्मा का बादशाह सलामत बनने की कोशिश करता है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूनी निकलती। वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। अरे तुम्हारा नेबर है चाइना, तुम्हारे बगल में है, पता लगा लो। नहीं, चुप, क्योंकि वहां पे चाइना यह कह रहा है कि देखो यार, हम अपने मुसलमानों के साथ जो मर्जी करें, ठीक है, हम उनको जान से मार दें, हम उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म करवाएं, रेप करवा दें, हम उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स में डाल दें, हम जो मर्जी करें। अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोला पाकिस्तान ने, ये लो बेटा डॉलर, पाकिस्तान के मुंह में डॉलर ठूस दिए, पाकिस्तान चुप, कह रहा हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये किरदार होता है, ये मॉरल कैरेक्टर होते हैं मुल्क के। तो ये पाकिस्तान का, ये है आइडिया जो बाइडेन और G7 के देशों का, जहां पे ये लोग ये चाहते हैं कि एक फंड बने जो कि इन सब चीजों को मैनेज करे और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करा जाए। अब दोस्तों मैं दूसरा टॉपिक लाता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है और किस तरीके से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। इसके जो हेड है वो पाकिस्तानी है, कबायली इलाके से उनका ताल्लुक है, पश्तून है, देवबंदी हैं, और इनकी बड़ी सांठगांठ है अफगान तालिबान से। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जमाने में अफगान तालिबान का ही हिस्सा था, लेकिन वहां से टूटकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, और बड़ी लॉयल्टी इनकी अफगान तालिबान के साथ। एक जमाने में आपने सुना ही होगा, पाकिस्तानी कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान बहुत अच्छा है लेकिन ये पाकिस्तानी तालिबान बहुत खराब है, ऐसा पाकिस्तान कहता था। अब पाकिस्तान में जो नजरिया है वो बदल रहा है, वो कह रहा है दोनों तालिबान खराब है, दोनों मिलकर ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। अब अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, आप सोचिए कितना जलील हुआ है पाकिस्तान। अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, किसके बीच में, पाकिस्तानी सरकार के बीच में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि एक सरकार के नुमाइंदे एक आतंकवादियों से मिल रहे हैं, उनके साथ चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं और उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं भाईजान हमें मारना मत यार, तुम बहुत मार लगा रहे हो। तहरीक तालिबान क्या कह रहा है, देखो मार तो तुम्हें पड़ेगी, तुम इससे बच नहीं सकते, पिटोगे तो तुम बेटा पक्का, लेकिन हम 2-3 चीजें चाहते हैं, अगर तुम वो 2-3 चीजें कर देते हो, उसके बाद मार जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, बंद नहीं होगी, थोड़ा सा हम हल्का हाथ रखेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान में शरिया नाफिज कर दो, पाकिस्तान को शरिया कंप्लाइंट बना दो पूरा का पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, अटक तक का एरिया जो है पाकिस्तान के मैप में अगर आप देखें, अटक का एरिया, अटक तक का एरिया जो है वो आप अफगानिस्तान में शामिल कर दो, उसको इंडिपेंडेंट कर दो पाकिस्तान से, उसको हटा दो। अफगानिस्तान में शामिल करो ना करो, दैट इज सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का एरिया है ही नहीं। तीसरी चीज, ड्यूरेंट लाइन, जो बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। चौथी बात, जो आपने फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को जो आपने मिलाया था, आप जैसे थे वाली कार्रवाई करो जैसे पहले थे। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक टेरर ग्रुप है, जिसमें 6 से लेकर 8 से लेकर 10,000, मैं कह रहा हूं 20,000 से ज्यादा आतंकवादी नहीं होंगे, वो 20 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 8-10 हजार से ज्यादा आतंकवादी नहीं है, वो पाकिस्तान से एक बराबरी की सतह पर बात कर रहा है। जैसे 2 मुल्क आपस में बात करते हैं ना,
जैसे कि जी बात चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, या फिर अमेरिका और यूके के बीच में उस लेवल की बातें चल रही हैं, उस लेवल की बातें। इनको वेलकम करा जा रहा है किसी तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ने दोबारा सरेंडर 1971 में तो करा था हमारे सामने, ये फोटोज देखिए आप सरेंडर की, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी फौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए? अब मैं आपको कुछ ये डेटा मैंने इकट्ठा करा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या क्या है और किस तरीके से इन्होंने मार मारी है। ये देखिए डॉन न्यूज का एक आर्टिकल है और मैं चाहता हूं ये आर्टिकल फ्लैश हो ऊपर, इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूं। According to figures derived from the Pakistan Institute for Peace Studies digital database on conflict and security, the TTP alone, excluding breakaway factions and affiliated local groups, यानी कि ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी है, इसका डिजिटल डेटाबेस है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी का, वो ये कहता है कि तहरीक तालिबान ने अकेले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो एक दहशतगर्द एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने अकेले, जिसमें उसके ब्रेकअवे फैक्शन जो उसके टूट के अलग अलग आतंकवादी संगठन बन गए, उनको शामिल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2007 से, अगर आज 2022 है, 2007 से लेकर 2022 तक इन्होंने 3280 टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान पे करे हैं। कितने दोस्तों? 3280 आतंकवादी हमले पाकिस्तान पे करे हैं। यह पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डिजिटल डेटाबेस की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, जिसको कोट करा है डॉन न्यूज ने, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है। दीज इंक्लूड 301 सुसाइड बॉम्बिंग्स, इसमें 301 आत्मघाती हमले हैं, खुदकुश हमले हैं, जिनमें these include 301 suicide bombings which claimed 7,488 lives, यानी कि 7,488 लोग मारे गए और 15,086 लोग घायल हुए। इसमें 2,577 फौजी मारे गए, जिसमें 530 एफसी के लोग थे, 992 पुलिस वाले थे, 117 वगैरह पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, 815 पाकिस्तानी फौज के जवान थे, 83 लेवीज के थे और 40 रेंजर्स के थे। और इसके अलावा 4,559 सिविलियंस, which includes 107 government officials, 554 political leaders, 519 pro-government tribal elders and 14 workers of CPAC related projects. इसमें 352 आतंकवादी भी मारे गए। यह फिर कहता है कि 2007 से तकरीबन 1200 सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को मार गिराया है। अच्छा, तो दोस्तों ये आपने स्टोरी सुनी कि हजारों की तादाद पे टीटीपी ने पाकिस्तानियों को मारा। ये सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और मेजर साहब ने जो डाटा बताया ना, वैसे मैं कमाल कर दिया भाई। और मैं जब से वीडियोस देखने लगा हूं ना, तो जिस तरह मैं भी बोलता था कि अक्सर बोलता था भाई, जकूब भाई होते थे, अदनान भाई होते थे, तो उनको बोलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी आई थी, बड़े सगीर के ऊपर कब्जा कर लिया था उसने। चाइना बड़े सगीर बहुत बड़ा एरिया और कुछ हजारों लोग थे जिन्होंने आके कब्जा कर लिया, ठीक है। और वो इतनी दूर से भी आए थे। अब चाइना हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है और कर्जा है, ऊपर से कर्जा भी दिए रखा है और ऊपर से भी वो पावरफुल भी है और मजीद देते ही चला देते जा रहा है। और हमारा आज तक ये पता भी नहीं चला कि उसका ये इतना कर्जा है। मेरा भाई, एक तो कर्जा होता है ना, ये जो ऊपर से कर्जा दिए ना, सामने से कर्जा दे रहा ऑफिशियली जो होता है, एक होता है जो नीचे से भी देते हैं, जो हमारे जो ऊपर बड़े बड़े बैठे हैं उनको नीचे से भी देते हैं। तो ऐसे ही नहीं अमेरिका को छोड़ के अचानक से मूव करके इधर आ गए, ये मुल्क को बेच के इधर आए भाई। सही तारक भाई, उसके मुतबादल उसने कोई ना कोई चीज तो गिरवी रखते ही है ना, तभी देते हैं कर्ज। ऐसे तो नहीं ना कोई गिरवी, तो वो सारा कितने जो है, जो मोटरवे गिरवी हैं, एयरपोर्ट गिरवी है, रेलवे स्टेशन गिरवी, ये पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन भी गिरवी है मेरा भाई। शायद रखा हो, लेकिन ये कि पब्लिक को ना बताया हो। अरे ये जो खिचड़ी पक गई ये मेरा भाई, ये पब्लिक करते ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें
जो डाटा पब्लिक नहीं करते, जिस तरह इमरान खान आके शोशे छोड़ देता था, वो लेटर लेकर घूमता रहा, मुझे अमेरिका से लेटर आया। अब लेटर आया है तो वो जो कोड लिखा वो खत्म कर दो भाई, दिखा दो लोगों को जो लेटर आया। लेटर आया या तो बताओ ही ना कि लेटर आया। लेटर कर रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। अच्छा, अब ये जो G7 कर रहा है, मेरे ख्याल से ये तो गरीब ममालिक के लिए बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है अगर करता है। जिस तरह वो श्रीलंका के साथ किया, डेट ट्रैप में फंसाता है। चाइना की तो भाई आदत है कब्जा ग्रुप पे भाई। और पाकिस्तान के जो हमारे बड़े ऑफिशियल बैठे हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जिन लोगों ने हमारे ऊपर 70-80 सालों से हुकूमत करते आए हैं, वो भाई खाते हैं, नीचे से भी खाते हैं, ऊपर से भी खाते हैं। और अवाम का या कंट्री का वो देशभक्ति नाम की चीज उनमें नहीं है। जो भी आता है भाई, जो जितनी पावर का हक रखता है ना, जितनी उसमें पावर है ना, उससे वो कई ज्यादा पैसे कमाता है। और वो क्या करते हैं, पैसे इधर से कमाए, जब रिटायर हुए या इधर से मतलब खत्म हुई उनकी नौकरी, चल जी बाहर चलो जी। मुशर्रफ गया, वो भी बाहर चला गया। वो जितने भी हमारे भाई, कल को जब हमारी शक्ल दिखाई जाएगी हकीकत में, तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसे ही करते हैं भाई, जब उनकी करप्शन सामने आनी है। एक क्या बनना इंडिया का कोई बता दे जो ऐसा लीडर हो, जो या कोई आर्मी का बंदा हो, बड़े ऑफिशियल यही होते हैं, ठीक है। अब कोई भी बता दे मुझे कि उनका कोई बंदा बाहर जाके सेटल हो गया। हमारी जो कैबिनेट होती है ना, वो सारी हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट की। भाई हमारे तो हैं डुअल नेशनैलिटी वाला रिवाज है, पाकिस्तान में चलता है कि हमारे जो जाकर उन्होंने दिखवाया होता है कि हमें जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो भी इंपोर्ट किए हुए अमेरिका से हैं भाई। तो ये हमारे जो इमरान खान के थे, अक्सर जो उनके बहुत नजदीकी हैं, वो डबल नेशनैलिटी वाले हैं। तो ये है भाई सिस्टम के जो हुक्मरान है भाई, करप्ट हैं। वो कंट्री को, वो चाइना को बेचते जा रहे हैं। वो बीच बीच में ना वो खोखला कर दिया ऑलरेडी। और मेजर साहब ने जो बात बोली ना इगर मुसलमानों वाली, भाई बात बिल्कुल सच है। मैंने इमरान खान की एक सुनी थी, कोई न्यूज एंकर था, वो बाहर के कंट्री से आया था। उसने सवाल किया इमरान खान के से कि उइगर मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है। सही, उइगर मुसलमान है चाइना में, एक पूरी मतलब जिस तरह स्टेट नहीं, वहाँ जिस तरह हमारा सूबा एक सूबा या शहर है, अच्छा वहाँ पे कुछ 70-75 लाख के करीब हैं जो उइगर मुस्लिम हैं, या मतलब इतने लोग हैं उधर। तो अब बता, उनको उन्होंने गुलामों की तरह रखा हुआ है। 15 लाख तो उन्होंने जेल के अंदर रखा है, सर भो रहते हैं उनके साथ रेप। बीच में मेरा भाई, उनको पता है जब वो उनके साथ सख्ती करते थे, मारते पीटते थे, उनके जो अंदरूनी जिस्म के अज़ा होते हैं ये भी एक्सपोर्ट करते थे वो। अच्छा, अब बताओ। और वो उधर जो मुसलमानों की हालत के, मस्जिद का मीनार जो है, जो गुम्बद बने थे वो गिरा, वो खत्म, वो गोल से जो बने थे, स्पीकर खत्म। मुसलमानों को दाढ़ी रखने की, टोपी पहनने की इजाजत नहीं है। उधर आवाज नहीं उठती हमारी, वो मुसलमान नहीं है। और जो ओआईसी का समिट हुआ पाकिस्तान का, चाइना का आया था ना ऑफिशियल, हाँ। तो तुर्की का तुर्की ने बोल दिया था मुंह के ऊपर, बोल दिया भी चाइना तुम्हारे अंदर। अफगानिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान के भी उधर हैं कुछ लोग, तुर्की के भी हैं, उनके साथ भी जुल्म होता है भाई। तो उधर देख ले जुल्म इतना इंडिया में होता है। इंडिया में तो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ, वो सारे निकल नहीं आते भाई। ये बात है, जिन लोगों का खाया जाता है उनको भौंका नहीं जाता, ये बात है बस, और कोई मसला नहीं। अमेरिका से पैसे ले, तो फिर ये अपना जो इन्होंने इस्लाम का एजेंडा बनाया इसको खत्म करें भाई, खत्म। ये सियासत, ये मतलब आज इंडिया इनको खिलाने लग गया है, इंडिया को भी नहीं, सिर्फ पैसे की इनको भूख है, पैसे के लिए। असल में ना एक चाइना का कर्जा भी है, साफ जाहिर है जिसका कर्जा है भाई उसको कैसे बोलेंगे, वो दो लोग कहेगा निकालो, पैसा तो है नहीं, कहाँ से निकालेंगे। सही बात। ये इन लोगों ने देने, जो खा के गड़प करके वो स्विस बैंक में चले जाते हैं। ये पंडोरा पीपल या तो फिर अपना मुल्क संभाले, फिर कश्मीर की रट भी छोड़े। छोड़ते नहीं ना, आवाम को तो चूरन देना होता है ना। जब भूख और महंगाई बढ़ती है ना, लोग को बचाएं मेरा भाई, जब भूख और महंगाई बढ़ती है तो क्या करते हैं, वो उसका जवाब देना होता है आवाम को। वो जवाब से भटकाने के लिए तो कश्मीर की बात उठाते हैं, अपने फेलियर को छुपाने के लिए कश्मीर की बात उठाते हैं। हाय, और ऊपर से
हमारे मुसलमान भाई तालिबान टीटीपी वाले वो जी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जिसने दिए पैसे उसके पकड़ लिए, और चाहे उसके उनके सामने मुसलमान हो, काफिर हो, हिंदू हो, सबको एक ही, सिर्फ वो मेजर साहब अक्सर बोलते थे ना कि ये वल्लाह बीबी इनका तो जो खुदा है ना वो डॉलर है। भाई मुझे पहली दफा जब मैंने सुना था ना, मुझे कसम से खुन्नस लगी थी मेजर साहब के ऊपर कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब हालात जब देखें, हकीकत पता चलती है ना भाई, ये डॉलर के लिए मारते नहीं। पाकिस्तान में वो बोल रहे थे मेजर साहब ने जो डाटा बताया, पाकिस्तान के न्यूज बता रहा 3000 से ऊपर जो अटैक इधर हो चुके 3300 के लगभग 3380 और ऊपर से 3380 है। और ऊपर से क्या होता है, हमारे जो इमरान खान जो है वो उनके साथ वादा करते हैं, भाई इनसे तो अच्छा मैं नवाज शरीफ को गिनूंगा। उसने किया था, एक मिशन किया था उसने, 3500 के करीब लटका दिए थे, ठोका इनको। हाँ ठोका था उसने, 3500 ये नवाज शरीफ ने उसको बोला था ना गानिया को हमारे शहर से निकल जाओ, कंट्री से निकल जाओ। हाँ निकाला जब वो बच्चों वाला केस हुआ था ना इस्लामाबाद में, पेशावर में हुआ था मेरे ख्याल में, पेशावर में हुआ था ना जो बच्चे स्कूल में, पेशावर में। हाँ तो उसके बाद वो एक मिशन किया था जिसकी वजह से 3500 जो है वो मारे गए थे। अब ऐसे ही चुन चुन के मारेंगे दहशतगर्दों को, जो भाई जो हमारे कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, हमारे सगे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उनको ठोकना चाहिए, और आर्मी और सियासतदानों को चाहिए तो भाई ऐसे को ठोकें या जेल में रखें। अब देख लो इन स्कूलों को पाल पाल के आज पाकिस्तान की हालत देख ले भाई, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट तक जाने पर पहुंचा हुआ है, लेकिन आज भी ये सीने से लगाए रहे। ऊपर से जाके इमरान खान, ये पता मैं कहता हूँ ये इसको ये ऐसा करता था जिस तरह कबूतर आते ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कोई देख नहीं। अब तो कहने वाला था कि इसको लीडर किसने बनाया, भाई हमारा भी वोट था भाई, सच में हमने खुद मैंने जिंदगी में पहली दफा वोट दिया था वो, और वो गलती हो गई भाई, हम भाई वो गलती हो गई, इमरान खान को वोट दिया था। जिंदगी में पहला वोट जो मेरा था इमरान खान की तरफ। यार उस पर यकीन एतमाद था उसने। अच्छा ये इसकी अपनी सियासत है, पता नहीं ये 20 साल कहता है मैं 20 साल नीचे से उठ कर आया हूँ। नीचे से उठ के आया तो भाई कुछ पढ़ लेते कि भाई दूसरी दुनिया भी चलती है। ये खुद को मतलब क्या साबित करना चाहते हैं, जिस तरह वो तालिबान को सपोर्ट किया, ऊपर से तालिबान आके हमारे ही कब्जे कर रहे हैं, हमारे आर्मी को ठोक रहे हैं। क्या यार अब जिन हालात में फंस गए हैं ना भाई, निकलना बहुत ही मुश्किल है। चाइना भी अगर कोशिश भी करेंगे तो ये चाइना नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। अब अगर जिस तरह, अब मेरी बात सुन, अब अगर दुआ कर कि चाइना और इंडिया के हालात ताल्लुकात अच्छे ना हो जाए, नहीं तो दोनों मिलकर ठोकेंगे। और अमेरिका जो हमारे किसी का भी नहीं सका वो हमको बचाने भी नहीं आएगा। नहीं वो तो नहीं, वो आएगा बचाने, नहीं आएगा। अच्छा पहले इंडिया ने देगा, पैसे देगा, हाँ वो बोलेगा कुछ इनका तो रहना कुछ नहीं, तो कि ये जो सुपर पावर बनना चाहते हैं इंडिया और चाइना, इनका भी कुछ ना कुछ तो जाने नुकसान करेगा। वो भड़काएगा, आग को तेज करेगा अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद में नहीं। मेरी एक चाइनीज से बात होती थी, वो कहता था भाई सी पैक के मामले में बहुत ज्यादा करप्शन है, और चाइनीज खुद परेशान थे, इतनी ज्यादा करप्शन, इतना ज्यादा उन लोगों ने पैसा खर्च किया, काम होने नहीं देते, कहते हमको पैसे दो। अब ये बताओ, जो बड़ा ऑफिशियल चेंज होता था वो बोलते थे पहले वाले को दिए मुझे भी दो, हाँ सारे अपना अपना हिस्सा लेते थे। तो खुद बेच रहे हैं ना, हम भी बेच रहे हैं अपना मुल्क भाई साहब। भाई साहब हमने जो पढ़ा था ना कि मुसलमान ऐसा है ऐसा है, वो जो हमने पढ़ा है ना, मैंने देखा नहीं। कोई जिंदगी में ऐसा देखेंगे तो भाई बताएंगे जरूर कि जो हमने मुसलमान ये पढ़ा था कि मुसलमान में ये अच्छी, मुसलमान में ये क्वालिटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, किसी पे जुल्म नहीं करना, जानवर पे उसके ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालना, झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं खाना। सूद अब कंट्री चल रही सूद पे रहा है, सूद देते नहीं, सूद देना लेना वो उतना ही चलता है क्राइम भाई। ये हमने पढ़ा था भाई, झूठ, करप्शन, किसी यतीम का हक नहीं खाना भाई। अब ये ना यतीम को छोड़ते हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, ना यतीम को छोड़ते हैं, ना ये किसी मस्कीन को छोड़ते हैं,
मैं कहता कोई भिखारी का भी वो अंधा है ना, उसके कटोरे से भी ये कहेंगे चलो इसके से भी उठा के ले जाए। तो जो इमदाद आती थी, ये बड़े बड़े फीचर अपना ले लिए थे, कोरोना के ऊपर आते हैं, कोरोना कोई फ्लड वगैरह आ जाए तो कुदरती आफत भाई जो बड़े कंट्री हैं खा देख ले, हमारे पाकिस्तान को जो वैक्सीन आती है किधर से आती है? अमेरिका ही देता है, उसको गाली खतरे जो है वो नहीं तो सारे लंगड़े लूले होने चाहिए, उनको गालियां निकालते हैं, आज भी कहते हैं वो हमको अच्छा कहते हैं, वो हमको वो अमेरिका की साजिश हमको ना मर्द कर रहा है। अरे भाई ना मर्द कर रहा होता, इतने सालों से कतरे पी रहे हैं लोग, तो भाई इतनी पॉपुलेशन होती तो 7-8 बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा कोरोना की वैक्सीन जब लगवाने का टाइम आता ना भाई, अच्छा देखा जाए तारक भाई, जिस तरह से वो वैक्सीन करने से बच्चे ठीक पैदा होते, अगर बच्चे ठीक ना पैदा होते तो हमने छोड़ देने थे बच्चे पैदा करने। फायदा ये नहीं देखना बस नाम मर्द की, जिस तरह हमारे उलमा ने मैंने भी बहुत अच्छा बदनाम बुरा बदनाम कोरोना की वैक्सीन असल में है ना, वो भाई नॉन मुस्लिम है लेकिन इंसानियत उनमें है। हमारे में इंसानियत ये तो सभी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन मुस्लिम ने बनाई, छोड़ दे फिर इनको वही ना, क्यों इनके बगैर तारक भाई गुजारे नहीं है भाई, कैसे हम इसको भाई वही तो बोल रहा है, ये इस्लाम वाले ऐसे बातें ही सिर्फ करते हैं, इस्लाम वाले ये इनमें कोई वो बात नहीं है इस्लाम की, जो हमने सीखा था वो तो भाई नजर नहीं आता। तो ठीक है भाई, अब हर बंदा जो है ना अपने पेट पे वो हाथ फेरता है, वो दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तो ठीक है भाई, पाकिस्तान के हुक्मरान जो भी कर रहे हैं, अब चाहे गिरवी रखें जो करें, हमें तो भाई अपने कंट्री से प्यार है, लेकिन जो क्रिटिसाइज करना या जो खामियां हैं उनको एक्सेप्ट करना बनता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खामी कभी दूर नहीं हो सकेगी। तो ठीक है भाई, विश के दुआ करिए आप भी कि हमारा जो मुल्क में कोई ऐसा लीडर आए जो कंट्री को इन बुरान से या इस आफत से बचा सके। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।